हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के गुण और पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में जो अंतर है उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में हमने 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि आप लोगों ने उन प्रश्नों को सोल्व भी किया होगा और आपको वो आते भी होंगे। अब आगे चलते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? ये प्रश्न हर उस स्टूडेंट्स के माइंड में आया होगा जिसने पदार्थ के सारे वीडियो कंप्लीट किए हैं स्टार्टिंग से। अगर आपने भी इस चैप्टर के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं पहले के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब का लिंक है, वहां से जाके आप लोग पुराने जो 3-4 पार्ट जो हो गए हैं उनको आप देख सकते हैं। बात करते हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है क्या? ये प्रश्न आप लोगों के भी आया होगा। हमने जाना पदार्थ क्या है, उसकी विशेषताएं जानी, उसके गुण जाने, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जानी, अवस्थाओं के गुण जाने। तो उन इतना सब जानने के बाद में हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? तो एक उदाहरण पर हम गौर करते हैं कि जो पानी होता है, पानी को ठंडा करके हम बर्फ बना सकते हैं और बर्फ को गर्म करके वापस पानी बना सकते हैं। या इसको हम ऐसे देखें कि बर्फ को हमने गर्म किया, गर्म करने पर बन गया पानी, और पानी को गर्म किया वो बन गई वाष्प। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जल जो है, जल का जो बर्फ का रूप होता है वो ठोस अवस्था होती है, पानी जो है वो लिक्विड अवस्था होती है और वाष्प जो है वो गैस अवस्था होती है। हमने तीनों अवस्थाओं के विभिन्न महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। ठोस, द्रव और गैस, यानी पानी जो है, जल जो है, ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन मिल चुका है कि हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? देखो, बर्फ को हमने गर्म किया, पानी में बदल गई, पानी को और गर्म किया, वाष्प में बदल गई। तो इससे हम थोड़ा सा समझ भी सकते हैं, ये साइंटिफिक भी है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। अब बात आती है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदलते हैं तो पदार्थ के गुणों में क्या परिवर्तन होता है? पदार्थ अगर अपनी अवस्था बदल सकते हैं तो पदार्थ के गुणों में क्या परिवर्तन आएगा? उसके कौन कौन से गुण हैं जो बदलेंगे? अवस्था परिवर्तन के दौरान, या हम ऐसे लिखें कि अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रश्न हो सकता है। पदार्थ के जो कण हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किसका प्रभाव पड़ता है? तो सामान्यतः हम देखते हैं मुख्यतः ताप व दाब का प्रभाव पड़ता है। यानी ताप या दाब को कम ज्यादा करके पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है।
अवस्था परिवर्तन जो है पदार्थ के कणों पर डिपेंड करता है, ये हमें पता है। हमने पदार्थ की अवस्थाएं जब पढ़ी थी तो वहां में डायग्राम से हमने पढ़ा था कि ठोस पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, द्रव के थोड़े दूर होते हैं, और गैस के जो कण हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो जब पदार्थ के कण पास से थोड़े दूर आएंगे तो पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाएगा, और दूर आएंगे तो गैस अवस्था में बदल जाएगा। तो अवस्था परिवर्तन जो है डिपेंड करता है पदार्थ के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है उस पर, यानी आकर्षण बल प्रबल होगा, ठोस अवस्था रहेगी, आकर्षण बल थोड़ा दुर्बल हो जाएगा, द्रव अवस्था हो जाएगी, और जैसे ही आकर्षण बल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी पदार्थ के जो कण हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करने लगेंगे, तो उस समय अवस्था आ जाएगी कौन सी? गैस। तो अवस्था परिवर्तन पर मुख्यतः ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर का प्रभाव पड़ता है। कैसे ताप और दाब से पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित होती है, इस बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी तापमान को जब हम परिवर्तित करेंगे तो पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हम एक लोहे का स्टैंड लेते हैं। लोहे के स्टैंड पर एक थर्मामीटर को सेट करते हैं। एक बीकर में बर्फ के टुकड़े लेते हैं, और बर्फ के टुकड़ों के बीच में जो थर्मामीटर है उसका सिरा टच कर देते हैं। यह है बर्नर। देखिए, सबसे पहले हम एक बीकर में 500 ग्राम बर्फ के टुकड़े लेते हैं और उन बर्फ के टुकड़ों को बीकर में लेकर बीकर को स्टैंड पे रख देते हैं और एक लोहे के बड़े स्टैंड पर थर्मामीटर को सेट करते हैं। थर्मामीटर का नीचे वाला सिरा इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि बर्फ के टुकड़ों को वो टच करता रहे, बर्फ के टुकड़ों के संपर्क में वो रहे। इस समय हम तापमान नोट करते हैं। जिस समय बर्फ के टुकड़ों में थर्मामीटर हमने लगाया उस समय जब इसका तापमान नोट करते हैं और नीचे से फिर बर्नर लगा के, बीकर के नीचे बर्नर लगा के बर्नर को चालू करके जब हम बर्फ के टुकड़ों को गर्म करते हैं तो जब बर्फ पिघलने लगती है उस तापमान को हम नोट करते हैं, और जब बर्फ संपूर्ण पानी में बदल जाती है तो उस तापमान को नोट करते हैं। यानी हमने तापमान को 3 बार नोट किया है। देखो, सबसे पहले तो बर्फ के टुकड़ों का तापमान नोट किया कितना है, और उसके बाद में जब हम उसको गर्म करने लगे तो उस ताप को नोट किया जिस पर बर्फ के टुकड़े पानी में बदलने लगे, और उस ताप को नोट किया जिस पर पूरी बर्फ पूर्णतः पानी में परिवर्तित हो गई है। बर्फ को गर्म किया हमने, ठोस किसमें बदल गई? जल में बदल गई, और फिर जल को हम गर्म करते रहेंगे तब तक जब तक वह वाष्प में परिवर्तित नहीं हो। यानी देखो, तीनों स्थितियां हमें यहाँ पे दिख रही है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को हम यहाँ देख रहे हैं। ठोस को, बर्फ को गर्म किया, जल में बदला, तो यहाँ पर जब गर्म करने लगे, जब बर्फ पानी में पिघलने लगी, बदलने लगी, उस ताप को नोट किया, पूर्णतः जल में बदल गई, उस ताप को नोट किया। यानी एक तो ये ताप हो गया। दूसरा, जल को हम गर्म करेंगे वाष्प बनने तक, यानी जल को गर्म करने लगे हम, तो उससे जब वाष्प बनने लगे और पूर्णतः वाष्प में परिवर्तित होने लगे, वो उबलने लगे जल, उस ताप को नोट करेंगे। अब हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि ठोस को हमने गर्म किया
तो वह द्रव में किस प्रकार बदला, और द्रव को जब हमने गर्म किया तो वह वाष्प में किस प्रकार बदला, इसका कारण क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठोस द्रव में कैसे बदला इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जब हमने ठोस बर्फ का तापमान बढ़ाया, ठोस बर्फ का तापमान बढ़ाया तो पदार्थ के कणों की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो भी बढ़ेगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो पदार्थ के कणों में तेजी से कंपन होगा। और ये कंपन क्यों हुआ, क्योंकि देखो जैसे ही हमने तापमान बढ़ाया यानी ऊष्मा दी, ऊष्मा का मतलब है जो इनको प्रदत्त ऊर्जा थी वो ऊर्जा क्या करती है, कणों के मध्य के आकर्षण को पार कर जाती है। यानी कणों के मध्य का जो आकर्षण है उनको पार कर जाती है, उस आकर्षण से ज्यादा इसकी क्षमता हो जाती है, कणों के मध्य के आकर्षण को पार कर जाती है। इस कारण जो कण है नियत स्थान को छोड़ देते हैं, नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। नियत स्थान को छोड़ देंगे और स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, गति करने लगते हैं। अब इस गति के कारण ही पदार्थ जो होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है या चला जाता है। देखिए किसी ठोस पदार्थ का हम तापमान बढ़ाएंगे और तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उस पदार्थ के जो कण होंगे, पदार्थ के कण तेजी से कंपन करेंगे। कंपन का कारण क्या है कि तापमान हमने बढ़ाया तो उसको ऊष्मा दी, ऊष्मा का मतलब एक ऊर्जा है। तो इनको जो प्रदत्त ऊर्जा है वो कणों के मध्य के आकर्षण बल को पार कर जाती है। कणों के मध्य का जो आकर्षण बल होता है उसको पार कर जाती है, अर्थात ये जो ऊर्जा होती है कणों के मध्य के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। तो ये कण नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इसी कारण पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित यहाँ पे हुआ है। किस कारण से हुआ है? पदार्थ का तापमान बढ़ाने के कारण, तापमान परिवर्तित करने के कारण। तो यहाँ पर वह ताप जिस पर एक पदार्थ दूसरी अवस्था में बदला है तो वह क्या कहलाएगा, उसका क्या नाम होगा? तो यहाँ पर स्टार लगा के और गलनांक की परिभाषा हम लिखेंगे, इसको गलनांक कहेंगे। गलनांक वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है उस पदार्थ का। गलनांक कहलाता है। देखिए पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला, किसके कारण? यहाँ पर तापमान परिवर्तित करने के कारण।
बर्फ के टुकड़ों को बीकर में लिया था हमने और बर्नर से गर्म किया था। गर्म करने पर उसका तापमान बढ़ा तो पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हुआ, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में। यानी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बदलता है तो किसी निश्चित ताप के द्वारा ही, उस ताप के कारण ही उसकी अवस्था परिवर्तित हुई होगी, तो उसको हम गलनांक कहते हैं। गलनांक की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटे प्रश्नों में अधिकतर पूछी जाती है परीक्षा में। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ध्यान रखिए, मान लीजिए एक पदार्थ है ठोस से द्रव में बदल रहा है, दूसरा पदार्थ है वो भी ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो सबके लिए गलनांक का मान एक समान नहीं होता है, सबका गलनांक अलग अलग होता है। अब परिभाषा तो हमने जान ली कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस पदार्थ को गलनांक कहते हैं। लेकिन गलनांक के बारे में एक तथ्यात्मक लाइन और है, एक पंक्ति और लिख सकते हैं हम कि गलनांक पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण को दर्शाता है। गलनांक क्या करता है? पदार्थ के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को भी दर्शाता है कौन? गलनांक। देखिए यहां पे हमने गलनांक की परिभाषा जान ली और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी उसके बारे में जो थी कि गलनांक पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। एक बात और जानेंगे यहाँ पे कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जिस ताप पर बदल रहा है वो तो कहलाता है गलनांक, लेकिन पदार्थ का ठोस से द्रव अवस्था में बदलना, ये क्या कहलाता है? ठोस से द्रव अवस्था में बदलना संगलन कहलाता है। संगलन कहलाता है। पदार्थ का ठोस से द्रव अवस्था में बदलना संगलन कहलाता है। अर्थात इधर आप लोगों से पूछा जाए कि बर्फ का जल में, ठोस जो है बर्फ है, बर्फ का जल में बदलना कहलाता है, या बर्फ से जल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? तो हम आंसर दे सकते हैं कि बर्फ का जल में बदलना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। या अदरवाइज कोई भी पदार्थ हो, जो पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदल रहा है, वह प्रक्रिया तो कहलाती है संगलन, और कोई भी ठोस पदार्थ जिस तापमान पर द्रव में बदल रहा है वो कहलाता है गलनांक। यहाँ पे हमने बर्फ उदाहरण लिया है, तो सामान्यतः हम बर्फ के गलनांक की ही बात कर लेते हैं। तो बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। केल्विन पैमाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है, फ़ारेनहाइट भी पैमाना होता है। तो यहाँ पर हम बात करें बर्फ के गलनांक की, तो बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। ध्यान दें 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.15 केल्विन, और इसको हम आसानी के लिए, हमारे जो न्यूमेरिकल आएंगे उनकी सरलता के लिए, उनको आसानी से सॉल्व करने के लिए 273 केल्विन मान लिया जाता है। यानी देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना हो गया? 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना हो गया? 273 केल्विन। अगर मान लीजिए बर्फ के गलनांक को हमसे पूछा जाए कि बर्फ का गलनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है या डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर केल्विन में पूछा जाता है तो 273.15 केल्विन भी लिख सकते हो, और 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि बर्फ का गलनांक है, और वहां पर आपको 273 और 273.15 केल्विन दोनों मिलते हैं, तो आपको 273 केल्विन 0.15 वाला सही करना है। अगर वहां पर केल्विन में नहीं हो और डिग्री सेंटीग्रेड में हो मान,
तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सही करना है। तो बर्फ का जो गलनांक है हमें याद रखना है 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बात करते हैं कि केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो मान लीजिए किसी पदार्थ का तापमान केल्विन में दिया हुआ है और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो किसी पदार्थ के तापमान को केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन के लिए जो ताप दिया हुआ है उस ताप में से 273 घटाना है और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में परिवर्तन के लिए जो तापमान दिया हुआ है उसमें 273 जोड़ना है। 273 जोड़ना है। देखिए समझिए इस लाइन को कि किसी पदार्थ का तापमान केल्विन में देकर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ ले तो केल्विन में जो तापमान दिया हुआ है उसमें 273 घटा दो, डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। और अगर किसी पदार्थ का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में परिवर्तन के लिए आपको कहा जाता है तो तापमान में 273 जोड़ दो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने माने बर्फ का गलनांक ही आप ले लो, बर्फ का गलनांक दे रखा है 273 केल्विन और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जा रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड में इसका तापमान कितना होगा। तो देखिए हमने जो लाइन लिखी है बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये दोनों कि केल्विन से सेंटीग्रेड में परिवर्तन के लिए तापमान में से 273 घटा दो। हमारे पास कितना दे रखा है तापमान 273, कितना भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें 273 घटाना है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपने आप ही आ गया। और उदाहरण लें अपन किसी भी पदार्थ का तापमान मान लीजिए केल्विन में 700 केल्विन दे रखा है और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित करने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे करेंगे कि केल्विन में जो मान दे रखा है उसमें से हम 273 घटा देंगे तो 427 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग भी कोई भी मान मान लीजिए कि आपको किसी पदार्थ का तापमान इतने डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और इतने डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित करना है तो केल्विन से सेंटीग्रेड के लिए तो आप तापमान में से 273 घटाना है और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में परिवर्तन के लिए तापमान में 273 जोड़ना है। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड तो अल्फाबेट में सी ऊपर आता है और के नीचे आता है। तो मान लीजिए कि हम किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ रहे हैं, देखिए के नीचे है सी ऊपर है तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाता है, हमारी सामर्थ्य कम हो जाती है। मतलब क्या हो जाता है घट जाती है सामर्थ्य। तो इस घट जाने के कारण ही इससे जोड़कर हम ऐसा याद रख सकते हैं कि जब नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है तो हमारी एनर्जी घटती है, इसलिए 273 को घटाना है और ऊपर से जैसे ही हम नीचे आते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए इसको जोड़ना है, ऐड करना है। इस प्रकार इसको ट्रिक से याद रख सकते हो। इतना सब कुछ समझने के दौरान मैंने एक बात आप लोगों को बताई कि जब बर्फ जल में पिघलने लगती है और पूर्णतः जल में पिघल जाती है तब तक बीच में इसका जो तापमान है वो तापमान बढ़ता नहीं है। इसका कारण क्या है? तो आइए इस कारण के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप बार बार रिपीट किया करें और साथ ही साथ नोट्स आप लोगों को बनाने हैं। देखो नोट्स से आपको कई फायदे होंगे। जैसे मान लीजिए बाद में कभी आपको जल्दी में कोई विषय वस्तु सेटिस्फाई करनी है, किसी विषय वस्तु को के बारे में आपको दोबारा जानकारी चाहिए तो आप लोग आसानी से उसको देख लें। इसलिए नोट्स तो आप साथ के साथ बनाते चलिए
उससे आप लोगों को जो प्रश्न दिए जाएंगे गृह कार्य के रूप में, उन प्रश्नों को आसानी से आप हल कर लेंगे। इसलिए नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। तो इतना समझने के दौरान हमने कहा कि किसी ठोस का हम तापमान बढ़ाते हैं तो वह द्रव में बदलता है। ठोस से द्रव में बदलने तक उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ठोस जब द्रव में बदलने लगा, पूरा द्रव में बदला, तब तक उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे जो ऊष्मा प्रदान की जा रही है वह कहां गई? ये जो ऊष्मा प्रदान की जा रही है बर्नर के द्वारा, ये ऊष्मा कहां गई? आप लोगों के माइंड में ये प्रश्न आया होगा। नहीं आया तो अब आ गया कि जब ठोस बर्फ को हमने गर्म किया, गर्म करने पर वह द्रव में बदलने लगी, तो वह ताप जिस पर वह द्रव में बदलने लगी और पूर्णतः द्रव में बदल चुकी है, उसके बीच में जो तापमान है उस तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ऐसा है तो इस बर्नर के दौरान इसको जो ऊष्मा दी जा रही है वह ऊष्मा कहां गई, इसके बारे में भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अभी हमने ये प्रयोग किया था कि बर्फ जो है किसमें बदली? पानी में बदली। तो बर्फ को हमने क्या किया? गर्म किया। गर्म करने पर पानी में बदली। देखो, जब बर्फ बदलना स्टार्ट होती है किसमें? पानी में। तो बदलना स्टार्ट होती है उस समय जो टेम्परेचर होता है वो, और संपूर्ण यानी पूर्णतः पानी में बदल जाती है, पानी में परिवर्तित हो जाती है। तो ये दोनों जो तापमान हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी इस तापमान में और इस तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो इसको ऊष्मा प्रदान की जा रही है, बताया जाता है प्रयोग के दौरान, अभी हमने प्रयोग किया तो उस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि ये जो ऊष्मा इसको प्रदान की गई है, यह ऊष्मा जो बीकर में पदार्थ होता है उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है। यानी इस तापमान को बिना बढ़ाए, तापमान बढ़ाए बिना ही बीकर का जो पदार्थ है, जैसे यहां पर बीकर का पदार्थ हमारे पास बर्फ है, तो बर्फ से ही हम समझेंगे कि इस ऊष्मा को बर्फ जो है बिना उस पदार्थ का तापमान बढ़ाए ही क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और ये जो ऊष्मा है, यह ऊष्मा क्या करती है? बीकर में ली गई सामग्री में छिपी रहती है। प्रयोग से स्पष्ट हुआ है कि बीकर में ली गई सामग्री में यह छिपी रहती है, और छिपी होने के कारण ही इसको कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। देखिए, जब हमने ठोस यानी बर्फ और द्रव यहां पे जल, तो हम जब बर्फ का तापमान बढ़ाते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित होती है। जब बर्फ जल में पिघलने लगती है उस ताप को हम नोट करते हैं, और जब द्रव में पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है उस ताप को नोट करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस समय तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि जब हम बर्नर से उसको तापमान प्रदान कर रहे हैं, ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो ये जो ऊष्मा प्रदान की गई है वह कहां गई? ये प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो जब बर्फ को हम गर्म करते हैं, पानी में परिवर्तित होती है, बर्फ पानी में बदलना स्टार्ट होती है वह तापमान, और पूर्णतः पानी में बदल जाती है वह तापमान। दोनों तापमान कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी बर्फ पिघलने लगती है तब से और पूर्णतः पानी में बदल जाती है तब तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो ऊष्मा प्रदान की गई है, ये ऊष्मा प्रदान की गई है ना, वो तापमान को बिना बढ़ाए
जो बीकर का पदार्थ है बर्फ अपने पास, वह इस ऊष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे इसका तापमान नहीं बढ़ता है और ये ऊष्मा जो होती है बीकर में ली गई सामग्री में छिपी रहती है। बताया गया है प्रयोग से कि बीकर में जो सामग्री ली गई है उसमें ये ऊष्मा छिपी रहती है, इसीलिए इसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। याद रखिए, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रयोग से और स्पष्ट कर दिया कि जब बर्फ को पानी में बदलते हैं तो जब बर्फ पानी में बदलने लगती है और जब पूर्णतः बर्फ पानी में बदल जाती है तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जो ऊष्मा प्रदान की गई है वो कहां गई। अभी हमने जाना कि पदार्थ में जो बीकर का पदार्थ और बीकर में जो पदार्थ है उसमें ये ऊष्मा होती है, तो ये क्या कर लेती है, पदार्थ जैसे बर्फ था वो उसको अवशोषित कर लेता है, जिससे तापमान नहीं बढ़ता है। ये ऊष्मा जो है उस सामग्री में छिपी रहती है और छिपी रहने के कारण ही इस ऊष्मा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। अब आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपने समझने की कोशिश भी की होगी, नोट्स भी बनाए होंगे ताकि बाद में आप और अच्छी तरह से समझ सको। अगली क्लास में गुप्त ऊष्मा को लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।